Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टारगेट आपका क्या रहेगा? 25 प्रश्नों को सही करने का टारगेट आपका होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को दोनों लेवल के लिए है, तो दोनों लेवल वाले इस वीडियो को देखें। और इसके बाद में सुबह 8 बजे आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब से पूरी बुक का वीडियो आ रहा है साथियों, पूरी बुक के प्रश्नों का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पक्ष, पंथ, तांबा और छति। तो देखो, तत्सम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि तत्सम शब्द यहाँ पर पंथ है, तो नहीं है। तांबा भी तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। छति यहाँ पर तद्भव है। और पक्ष जो शब्द है साथियों, ये एक तत्सम शब्द है और इसका तत्सम होता है पंख। ठीक है, प्रथम विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विकल्प में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है? गिरना से गिरावट, दुष्ट से दुष्टता, निज से निजत्व और बंधु से बंधुत्व। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन से विकल्प में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है? राइट आंसर का चयन करना है आपको दूसरे क्वेश्चन में। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो साथियों याद होना चाहिए सभी को। देखो, गिरना, गिरना एक क्रिया शब्द है, गिरना से ये भाववाचक बना है, लेकिन आपको क्या देखना है? जातिवाचक से। दुष्ट, साथियों दुष्ट एक विशेषण शब्द है, जैसे राम दुष्ट है या फिर और कोई अन्य नाम आपने ले लिया, तो साथियों वो दुष्ट उसकी विशेषता बताता है, इसलिए ये विशेषण से भाववाचक बना है। निज, निज एक सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम से निजत्व बना है, सर्वनाम से ये भाववाचक बना है। अर्थात आपका जो चौथा विकल्प है बंधु, बंधु शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और इससे भाववाचक क्या बनता है? बंधुत्व। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 3 पर। संडे को जो मेगा टेस्ट है उसके लिए तैयार रहना। रोज डेली बोल रहा हूँ, इसको सभी को याद होना चाहिए, रीट की तैयारी करने वाले को, कि भाई राज्य स्तरीय टेस्ट हो रहा है संडे के दिन सुबह 8 बजे। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, उस कथन का चयन कीजिए जो कि असत्य है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान से लिया जाता है। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। हिंदी भाषा में लिंग के 3 प्रकार है और व्याकरण के अंतर्गत लिंग शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है। तो देखो, आपको असत्य कथन का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न संख्या 3 में आपके यहाँ पर जो विकल्प नंबर 3 है वो ही आपका सही आंसर है, क्योंकि हिंदी भाषा में लिंग के 3 नहीं बल्कि साथियों 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपके स्त्रीलिंग और एक होता है आपके पुल्लिंग। नपुंसकलिंग यहाँ पर हिंदी में नहीं होता है, वो संस्कृत में होता है। अर्थात आपका जो तीसरा विकल्प है ये एक असत्य कथन है। तो तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो आपके चौथा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं हो सकता है? बहुवचन में नहीं होना चाहिए उसका प्रयोग। खिलौना, दीवार, भक्त और जल। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग आप बहुवचन में नहीं कर सकते हो? तो साथियों, जो खिलौना शब्द है इसका बहुवचन खिलौने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खिलौने। दीवार जो शब्द है इसका बहुवचन दीवारें हो जाते हैं, दीवारें। ठीक है, हो जाएगा। भक्त जो शब्द है तो इसका साथियों भक्त का हो जाएगा भक्त जन। क्या हो जाएगा साथियों? भक्त वर्ग भी हो सकता है इसका एक तरह से। जल जो शब्द है इसका कोई वचन आप नहीं बना सकते, जल शब्द हमेशा एक वचन में ही रहता है। तो चौथा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। खाना नीता ने ही बनाया होगा, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से काल है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो बताइए खाना नीता ने ही बनाया होगा, इसमें क्रिया की दृष्टि से कौन से काल का प्रयोग हुआ है?
प्रश्न संख्या 5 में आपको सही आंसर देना है। तो देखो, खाना नीता ने ही बनाया होगा, मतलब इस पे हमें संदेह है, और जहाँ पर क्रिया भूतकाल में हुई हो लेकिन उस पर संदेह हो तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है साथियों। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल आपका आंसर इसमें नहीं है। तो ओनली सेकंड विकल्प ही आपका यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो सेकंड विकल्प आपका राइट है 5वें प्रश्न में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछ रहे हैं आपसे। प्रश्न संख्या 6, संधि की दृष्टि से असंगत है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्न को देखना है, नहीं तो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है इस क्वेश्चन में। तो विकल्प नंबर 1 है आपका, पूरा ध्यान यहीं पर रखना है, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, कण्वे प्लस ऋषि कण्वर्षि, अप प्लस मई अम्मई, परि प्लस छेद परिच्छेद। तो मात्रा देख लीजिए एक बार आप कि कहीं कोई मात्रा गलत तो नहीं लग रही है, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि यार छोटी सी गलती की वजह से प्रश्न गलत हो गया मेरा। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं। राइट आंसर देखो, प्रश्न संख्या 6 में प्रथम विकल्प आपका सही है, क्योंकि वधु को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बल्कि वधु में बड़े ऊ की मात्रा होती है साथियों। वधु प्लस उत्सव ये गलत है, ठीक है। कण्वे प्लस ऋषि कण्वर्षि, यहाँ पर बिल्कुल ये गुण संधि का उदाहरण है और शुद्ध है। अप प्लस में व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल शुद्ध है। परि प्लस छेद परिच्छेद, बिल्कुल ये भी शुद्ध है और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है साथियों। 6ठे क्वेश्चन में प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न है, बाणाहत शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प आपका सही है। बाणाहत, तो देखो प्रश्न संख्या 7 में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर बड़ी आसानी से आपका सही हो जाएगा। मित्रों 7वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है बाणाहत, बाण से आहत। तो साथियों से यहाँ पर तत्पुरुष समास कारक चिन्ह लगा हुआ है, अतः ये एक तत्पुरुष समास के उदाहरणों में सम्मिलित हो जाएगा। साथियों दूसरा विकल्प आपका 7वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अ अनार वाला उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है, आपको ये देखना है। अपितु, अकाज, अचेत और अटल। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें अ अनार वाला जो है वो उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो साथियों अटल जो शब्द है ये अ प्लस टल से मिलकर बना हुआ है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। अचेत जो शब्द है ये अ प्लस चेत से मिलकर बना हुआ है, इसमें भी अ उपसर्ग है। अकाज जो शब्द है ये अ प्लस काज से मिलकर बना हुआ है और इसमें भी अ उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन आपके जो अपितु शब्द है, अपितु में अ उपसर्ग नहीं है बल्कि अपितु में अपि उपसर्ग लगा हुआ है साथियों, ठीक है। प्रथम विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, किस विकल्प में उपसर्ग व प्रत्यय नहीं है। स्वतंत्रता, अभिमानी, अज्ञानी और मिलावट। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में आपका कौन सा विकल्प सही है जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय नहीं है। जिस विकल्प में, उस विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो देखो स्वतंत्रता में स्व उपसर्ग लगा हुआ है, स्व प्लस तंत्र प्लस ता, तो इसमें स्व तो उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। अभिमानी में अभि प्लस मान प्लस ई, इसमें ई प्रत्यय है और अभि उपसर्ग है। अज्ञानी जो शब्द है साथियों, अज्ञानी में अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है और यहाँ पर ई प्रत्यय है। तो यहाँ पर ई और अ उपसर्ग और प्रत्यय इसमें भी है, अर्थात आपका जो चौथा विकल्प है 9वें क्वेश्चन में, इसमें उपसर्ग व प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आपके चौथा ही विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, अयोध्या के राजा रामचंद्र प्रतापी राजा थे। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। राजा रामचंद्र प्रतापी राजा थे, अयोध्या के राजा और अयोध्या के राजा रामचंद्र। तो बताइए इसमें उद्देश्य का विस्तार कौन से विकल्प में दिया हुआ है।
प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर का चुनाव करो। तो देखो 10वें क्वेश्चन में आंसर देने से पहले आपको अगर ये पता है कि उद्देश्य का विस्तार क्या होता है तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, उद्देश्य का विस्तार ही कर्ता का विस्तार होता है। और कर्ता का विस्तार क्या होता है? कर्ता या उद्देश्य के पूर्व जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होता है, वो सभी ही उद्देश्य या कर्ता के विस्तार में आ जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों कर्ता कौन है? रामचंद्र। तो साथियों रामचंद्र के पहले जो आ रहा है अयोध्या के राजा, ये यहाँ पर आपके इसमें उद्देश्य के विस्तार में सम्मिलित हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। अयोध्या के राजा वाला जो विकल्प है वो 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 11 है, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है, वाक्य रचना की दृष्टि से है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प आपका सही है? मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। तो साथियों इसमें बताइएगा, सरल वाक्य अगर आप लगा रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो। ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ये संयुक्त या मिश्र वाक्य नहीं है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। आपके 12वां क्वेश्चन, मेरे को अभी जाना है, वाक्य में अशुद्धि है, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी और क्रिया संबंधी। तो बताइए 12वें क्वेश्चन में मेरे को अभी जाना है, इसमें कौन सी अशुद्धि बताई गई है? तो साथियों प्रश्न संख्या 12 का आंसर दीजिएगा। देखो मेरे को अभी जाना है, अब ये तो वाक्य ही बिल्कुल गलत है, लग रहा है ना। तो ये साथियों यहाँ पर आना चाहिए मुझे अभी जाना है। क्या आना चाहिए? मुझे अभी जाना चाहिए। मेरे को शब्द गलत है, ये कारक संबंधी अशुद्धि में सम्मिलित है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 13, इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध विलोम युग्म है? अचेतन का जड़, अज्ञ का विज्ञ, क्षणिक का शाश्वत और फल का फूल। तो बताइए इनमें से अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? प्रश्न संख्या 13 में जल्दबाजी मत करो, नहीं तो उत्तर बहुत ही आसानी से गलत हो जाएगा। साथियों 13वें क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए। तो 13वें क्वेश्चन में देखो, जो अज्ञ है इसका तो बिल्कुल विज्ञ ही होता है, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध है। क्षणिक का शाश्वत ही होता है, लेकिन साथियों अचेतन का जड़ नहीं होता है। अचेतन और जड़ दोनों एक ही चीज़ें हैं। और फल का भी फूल नहीं होता है साथियों विलोम। ठीक है, यहाँ आपका प्रथम विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है। वो तो क्या मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में भी आप ऐसे सोचो, तो ज़्यादा मत सोचो, जो आपको आंसर लगता है वो लगा दो। ठीक है, आपको यहाँ प्रथम भी सही लगा था, चौथा भी सही लगा था। तो चले आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। आपके 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह के साथ अनुभूति हुई है, खुशी, आश्चर्य, दुख और करुणा। तो वाक्य को देख लीजिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आश्चर्य हुआ है, ठीक है, हो सकता है। दुख हुआ है क्या? नहीं हुआ। करुणा नहीं। लेकिन साथियों इसमें हमें हुई है खुशी। कितना सुंदर दृश्य है, खुशी का अनुभव इसमें होता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 14 में, वही आपका राइट आंसर है। अभी ज़्यादा खुश नहीं होना है, पूरे 30 प्रश्नों को करो और फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। आपके 15वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। अशुद्ध शब्द का चयन करो, न्योछावर, महात्म्य, शुश्रूषा और आजीविका। तो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 में आपको सही आंसर देना है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे, पूरा विश्वास है, मुझे खुद पे विश्वास है। इसको आप सही कर ही नहीं सकते हो। अगर इसको सही कर दिया तो भाई वाह, क्या कहना फिर आपके। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है। साथियों जो महात्म्य शब्द है इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। आजीविका शब्द है इसको ऐसे ही लिखते हैं।
शुश्रूषा को भी इसे ही लिखते हैं। लेकिन जो न्योछावर शब्द है, न्योछावर में ये डबल मात्रा नहीं लगती है, गलत है। ये न्योछावर में डबल मात्रा नहीं, बल्कि न्योछावर में यहाँ पर आपके ऊपर सिंगल ही मात्रा लगती है। ये यहाँ पर असत्य लिखा हुआ है। तो आपके विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 16। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। 16वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में मुहावरे का प्रयोग शुद्ध हुआ है? मुहावरे का प्रयोग शुद्ध किस में हुआ है? राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है, गीता के मुंह से फूल गिरते हैं, बंद कमरे में उसका दम फूलने लग गया और उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तो बताइए यहाँ पर इनमें से मुहावरे का प्रयोग शुद्ध किस वाक्य में हुआ है? प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? प्रश्न संख्या 16 में बताइए आंसर राइट। तो देखो 16वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। ये मुहावरे का प्रयोग शुद्ध है। राम अपनी अक्ल का शत्रु नहीं दुश्मन आना चाहिए, फूल गिरते नहीं फूल झड़ते आना चाहिए, और साथियों बंद कमरे में उसका दम फूलने नहीं दम घुटने लग गया आना चाहिए। ठीक है, इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में बिल्कुल राइट रहेगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17 ये देखिए, रामू ने अपने बेटे श्रवण से कहा कि बेटा ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, रेखांकित वाक्य का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य क्या है? बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। बहुत अधिक अनुभव होना, कम अनुभव होना, अनुभवहीन होना और बहुत मूर्ख होना। तो साथियों 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 17 में अच्छे से देख लीजिए एक बार प्रश्न को और फिर आंसर का चयन कीजिए। तो मित्रों प्रश्न संख्या 17 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, मतलब बहुत अनुभव व्यक्ति है, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, उसके पास बहुत अनुभव है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। और अगर बाल धूप में सफ़ेद करते हैं और अगर बाल धूप में सफ़ेद करते हैं तो फिर उसको अनुभवहीन होना कहा जाता है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की और पिंटर की। बताइए साइलेंट रीडिंग रचना किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों साइलेंट रीडिंग रचना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रीट में भी ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। इस पुस्तक के जो लेखक है वो ब्रायन है। ब्रायन के द्वारा साइलेंट रीडिंग मतलब मौन वाचन से संबंधित ये पुस्तक है, इन्होंने ही लिखी थी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 18 में। इस क्वेश्चन को स्पेशल तौर पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां क्वेश्चन ये देखिए, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप से लिखना किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अग्रसारण और शिक्षण नियंत्रण। प्रश्न संख्या 19 में राइट आंसर बता दीजिए। उद्देश्यों को जब आप व्यवहारगत रूप से लिखते हो तो ये किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे? 19वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइए साथियों। टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। जी हाँ, अगर आप प्रथम विकल्प पे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब आप उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखते हो तो इसको ही शिक्षण नियोजन का नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए आपके 20वें क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 20, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न नहीं होगा। विश्वसनीय, वेद, विभेदकारी और वस्तुनिष्ठ। प्रश्न संख्या 20 में राइट आंसर बता दीजिए कि कोई प्रश्न है उसका उत्तर प्रत्येक छात्र सही दे रहा है तो फिर उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? साथियों उसमें फिर वहाँ पर विभेदकारी की विशेषता नहीं होती है। विभेदकारी कहाँ है? फिर वो विभेद कहाँ कर रहा है? जो सामान्य बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है और जो प्रतिभाशाली बालक है, इसके मध्य कोई अंतर ही नहीं आ रहा है क्योंकि सभी उसका सही उत्तर दे रहे हैं, इसलिए वो विभेदकारी प्रश्न नहीं है। थर्ड विकल्प आपके सही है। वस्तुनिष्ठ में एक ही उत्तर होता है
विश्वसनीय में बार बार जांच करने पर भी एक ही परिणाम आता है और वैधता में जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना होगा। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 20 में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो मित्रों 21वें क्वेश्चन में को देखते हैं। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं सह सकता। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, आचार्य विनोबा भावे का और इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए तुक्का प्रश्न संख्या 21 में। अधिकतर जो 95% लोग हैं तुक्का लगाने वाले हैं, लेकिन तुक्का भी उन्हीं के लगता है जो मेहनत करते हैं साथियों, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनके भी तुक्का लग जाता है बहुत सी बार, और बहुत सी बार क्या होता है मेहनत करने वालों के भी तुक्का नहीं लगता है। तो प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर कौन सा है? देखो आपके तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये कथन कहा गया है कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मुझे सहन नहीं है, यह मैं नहीं सह सकता। थर्ड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22 है साथियों। फ्रोबेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए? पढ़ने की क्रिया के बाद, पढ़ना लिखना साथ चलना चाहिए, प्रतीकों की पहचान के पूर्व या पढ़ने की क्रिया के पूर्व। तो फ्रोबेल के अनुसार इनमें से लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए? साथियों पढ़ना और लेखन दोनों साथ साथ चलना चाहिए ऐसा फ्रोबेल ने नहीं कहा है, ना ही पढ़ने की क्रिया से पूर्व लेखन प्रारंभ करना चाहिए। ये कथन तो मोंटेसरी का है कि भाई पढ़ने से पहले लेखन का कार्य करना चाहिए, ये तो मोंटेसरी का था। और फ्रोबेल ने क्या कहा कि पढ़ने की क्रिया जब पूरी हो जाए तो उसके बाद में लेखन की क्रिया आरंभ करना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो चलिए 23वां क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचना शिक्षण की प्रमुख विधि है स्वाध्याय विधि, उद्बोधन विधि, मंत्रणा विधि और वाद विवाद विधि। तो बताइए प्राथमिक कक्षाएं मतलब लगभग 5वीं तक की जो कक्षाएं होती है वहाँ पर आपको रचना शिक्षण करवाना है, तो इसके लिए प्रमुख विधि कौन सी है? साथियों जो स्वाध्याय विधि है ये तो उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है। वाद विवाद छोटे बच्चे वाद विवाद नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं छोटे छोटे बच्चे। मंत्रणा विधि भी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है, बल्कि जो उद्बोधन विधि है मित्रों ये रचना शिक्षण की प्रमुख विधियों में मानी जाती है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? फिर प्रश्न संख्या 23 में सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। तो आपके 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपके प्रश्न नंबर 24, किस प्रकार की कविता से अधिक रसानुभूति होती है? वर्णन व कक्षा प्रधान कविता, भावात्मक एवं सौंदर्य प्रधान कविता, छंद लय प्रधान कविता और प्रमाण व अभिनय वाली कविता। तो अधिक रसानुभूति किस प्रकार की कविता से होगी? प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर देना है। तो साथियों 24वें क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बता दीजिए आप सभी इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रसानुभूति हमें जो भावात्मक और जो सौंदर्य प्रधान कविताएं होती है उनके माध्यम से होती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके 25वां क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड से सिखाए जाते हैं। फ्लैश कार्ड विधि का नाम सभी ने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो सुन लीजिए। फ्लैश कार्ड विधि सुनने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। साथियों फ्लैश कार्ड विधि से क्या सिखाया जाता है बच्चों को? कहानी लेखन सिखाया जाता है, शब्द एवं वर्ण रचना सिखाई जाती है, निबंध लेखन सिखाया जाता है या पत्र लेखन सिखाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 25 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखो जो फ्लैश कार्ड विधि होती है इससे ना तो कहानी लेखन होता है, ना पत्र लेखन, ना निबंध लेखन, बल्कि जो बालक होते हैं उनको शब्द और वर्ण की रचना करवाई जाना सिखाया जाता है साथियों फ्लैश कार्ड से। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो साथियों 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके 26वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिए,
पाठ योजना में किस सोपान में अधिगम अंतः क्रिया की जाती है? प्रस्तावना में, पुनरावृत्ति में, प्रस्तुतिकरण में और मूल्यांकन में। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए कि जब हम पाठ योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो अधिगम अंतः क्रिया होती है वो कौन से सोपान में होती है? विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों। अधिगम अंतः क्रिया प्रस्तुतिकरण के सोपान में की जाती है, जबकि प्रस्तावना में तो छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। और पुनरावृत्ति में क्या होता है? पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है साथियों? छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई उन्होंने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, आपत्व का निर्माण किस प्रकार के उद्देश्य से प्राप्त होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और उपयुक्त सभी। तो मुझे इस क्वेश्चन पे पूरा विश्वास है कि ये भी बहुत सारे स्टूडेंटों के गलत होगा। प्रश्न संख्या 27 में राइट आंसर दीजिए। देखो, आपत्व मतलब होता है अपनत्व। तो जो अपनत्व का निर्माण है साथियों वो ज्ञान और क्रिया से नहीं बल्कि भावनात्मक उद्देश्य के माध्यम से प्राप्त हमें होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 28 पर। तो अब वीडियो का लास्ट चल रहा है, अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। टारगेट है 1500 लाइक का। 1500 लाइक अगर हो जाते हैं तो वीडियो बनाना सफल हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। तो देखो आपके 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 28, गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है कि आत्मविश्वास आता है इससे विषय वस्तु को आत्मसात करना, कक्षा अनुशासन बनाए रखना या छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होना। तो गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ इनमें से कौन सा है? 28 में राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये प्रश्न उलझा हुआ है। ये प्रश्न ऐसा है जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा खपाना पड़ेगा अपने दिमाग को। तो साथियों 28 में राइट आंसर का चयन करो। कौन सा विकल्प आपके इसमें सही रहेगा बताइए। थोड़ा सोच लीजिए, टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर है, गृह कार्य हम क्यों देते हैं साथियों? ताकि छात्र में स्वाध्याय की आदत का विकास हो। स्वाध्याय की आदत का विकास होने से तो देखो गृह कार्य जो बच्चों को घर पर करने के लिए दिया जाता है। अब आप दूसरे ऑप्शन पे उलझ गए होंगे, मुझे पता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। स्वाध्याय की आदत का विकास गृह कार्य से ही सबसे ज़्यादा होता है। विषय वस्तु को आत्मसात सिर्फ गृह कार्य से थोड़ी किया जाता है साथियों। इसलिए यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 28 में सेकंड के बजाय। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 29 पर। तो आपके 29वां क्वेश्चन है मित्रों, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ व्याकरण शिक्षण की इनमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रश्न संख्या 29 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सही आंसर देना है। तो देखो अगर यहाँ पर आगमन निगमन विकल्प में नहीं होता तो फिर आपके आगमन सही होता, लेकिन साथियों यहाँ पर आगमन निगमन विकल्प में है, इसलिए आपके आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि या सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि मानी जाएगी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 29वें क्वेश्चन में। देखो आगमन निगमन विधि क्या होती है कि पहले तो व्याकरण सिखाने के लिए छात्रों के आगमन विधि का प्रयोग किया जाए, फिर बाद में निगमन विधि के आधार पर उदाहरणों के माध्यम से छात्र सूत्रों के माध्यम से उदाहरणों को हल करें। विकल्प नंबर 3 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन कमेंट करके जाइएगा। अगर आपको ये जो 28वां क्वेश्चन था, 28वें क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको लगता है कि नहीं यार सेकंड ही विकल्प सही है, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। लेकिन साथियों कारण भी दीजिए साथ में, क्योंकि मेरे पास कारण है कि यहाँ पर गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, यांत्रिक श्रव्य सामग्री और यांत्रिक दृश्य सामग्री। प्रश्न संख्या 30 में राइट आंसर बताइए, इनमें से बुलेटिन बोर्ड क्या है? साथियों 30वें क्वेश्चन में बुलेटिन बोर्ड एक जैसे एक मान लीजिए खादी का जो कपड़ा होता है ना, वो बोर्ड पर लगा होता है और उस पर सूचनाएं दी जाती है। तो साथियों
या तो सूचनाएं उस पर दी जाती है, या फिर एक सामान्य बोर्ड जिस पर सूचनाएं प्रदान की जाती है उसको भी आप बुलेटिन बोर्ड कह सकते हो। इसलिए ये एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, न कि यांत्रिक दृश्य सामग्री के अंतर्गत। सेकंड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो हमें कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 8 बजे कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, दोनों लेवल के लिए राजस्थान जीके का टेस्ट आ रहा है साथियों। जीके मतलब पर्यावरण और एसएसटी दोनों के लिए है, कंफर्म देके उस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं सुबह 8 बजे वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।